आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा क्लास इंडियन इकोनॉमिक का तीसरा क्लास है। आज हम आप लोगों को तीसरा क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति से संबंधित आज का हमारा क्लास होगा और यह जो है इंडियन इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीसीएस का एग्जाम या आर ओ या फिर अन्य एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके पहले वाले क्लास में हम इंडियन इकोनॉमिक्स के दूसरे क्लास में हम इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति से संबंधित हमारा क्लास था और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वो भी क्लास था। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इसके पहले वाले क्लास को आप लोग जो है उसको देखिए और जो आज का जो चैप्टर है उससे कोरिलेट है। इसलिए जब आप लोग उसको देखेंगे तो ये चैप्टर जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो देख करके आप अपना कमेंट जो है करिए वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, ठीक। और हमारे वीडियो को लिंक को आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आज तीसरा क्लास है और तीसरे क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति क्या है और ये जो है किस प्रकार से इसमें जो है फाइट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, मौद्रिक नीति जो है या केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में मौद्रिक नीति जो है आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई ही भारत का केंद्रीय बैंक है और केंद्रीय बैंक के द्वारा ही मौद्रिक नीति जारी किया जाता है। ओके, तो ये फैक्ट है, पूछा जाता है एग्जाम में, मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है? ये जो है केंद्रीय बैंक जारी करता है। तो भारत में आरबीआई सेंट्रल बैंक है और आरबीआई के द्वारा ही मौद्रिक नीति जारी किया जाता है। ओके, अब मौद्रिक नीति क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाता है, इसको हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। मौद्रिक नीति के तहत मौद्रिक नीति का निर्माण जो है, मौद्रिक नीति का निर्माण ये जो है केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। यानी मौद्रिक नीति को बनाना, उसको संचालित करना, नियंत्रित करना, ये सब जो है केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है, ठीक। तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत ये मुद्रा को जो है नियंत्रित करती है। केंद्रीय बैंक जो है मुद्रा को नियंत्रित करती है, यानी कि मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करती है। यदि जो है देश में, समाज में एक मुद्रा के जो है प्रभाव अधिक है तो इससे जो है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। तो इस मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करने का काम जो है केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के अंतर्गत करती है। तो मौद्रिक नीति के तहत कुछ उपकरण का प्रयोग करती है। केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के तहत कुछ ऐसे उपकरण का प्रयोग करती है जिसके तहत ये जो है मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करती है। ओके, अर्थव्यवस्था में यदि जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रभाव अधिक है, यदि अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रभाव अधिक है तो यह जो है ये जो सही नहीं होता है, क्योंकि इससे जो महंगाई उत्पन्न हो जाती है, मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। तो उस मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करने का काम मौद्रिक नीति के तहत बैंक के द्वारा किया जाता है। तो मौद्रिक नीति क्या करता है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत केंद्रीय बैंक मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करती है। यदि बाजार में, मार्केट में मुद्रा का प्रचलन, मुद्रा का प्रभाव अधिक है, इससे क्या होगा, वस्तुओं के जो है दाम तो बढ़ जाएंगे लेकिन मुद्रा का जो है क्रय शक्ति कमजोर हो जाएगी। जब मुद्रा का क्रय शक्ति कम हो जाएगा तो इसी को जो है मुद्रास्फीति कहते हैं, इसी को महंगाई कहते हैं। तो इसी को नियंत्रित जो है मौद्रिक नीति के तहत सेंट्रल बैंक इसको नियंत्रित करती है, ठीक। यदि जो है मार्केट में, बाजार में मुद्रा का प्रभाव कम है तो उस प्रभाव को मेंटेन करने के लिए, मुद्रा मार्केट में कम फ्लो हो रहा है, उसका प्रभाव कम है, इससे क्या होता है कि किसी भी देश की जो समृद्धि प्रभावित होती है, आर्थिक विकास प्रभावित होता है। तो आर्थिक समृद्धि को जो है मेंटेन करना, यह भी जो है आरबीआई का जिम्मेदारी होता है। आरबीआई आर्थिक वृद्धि को, आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए
आरबीआई जब मौद्रिक नीति का प्रयोग करती है, मौद्रिक नीति के उपकरण का प्रयोग करती है, तो मौद्रिक नीति के तहत केंद्रीय बैंक, मौद्रिक नीति के तहत केंद्रीय बैंक बाजार में, मार्केट में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करती है। और यदि मुद्रा मार्केट में कम है, इसके प्रभाव को जो है प्रभाव को बनाए रखती है, ताकि जो है किसी भी देश के जो है विकास रुकने ना पाए। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि के लिए भी केंद्रीय बैंक मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करती है। ठीक, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करती है। ठीक, जिससे जो है इन्फ्लेशन ना उत्पन्न हो। ठीक, किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि मुद्रा का प्रभाव अधिक है, इससे क्या होता है, वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। वस्तुएं जब महंगी हो जाएंगी और मुद्रा का क्रय शक्ति कमजोर हो जाएगा, तो ये जो है इन्फ्लेशन को जन्म देगा, ये जो है महंगाई को, मुद्रास्फीति को जन्म देगा। और मुद्रास्फीति जब अधिक हो जाती है तो यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मौद्रिक नीति को नियंत्रित जो है केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करती है। तो केंद्रीय बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति बना करके यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करती है। और केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति का संचालन करती है। मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। भारत में आरबीआई जो है इसको नियंत्रित करती है। ओके, भारत में मौद्रिक नीति अप्रैल माह में जारी किया जाता है। भारत में जो मौद्रिक नीतियां हैं, मौद्रिक नीतियां जो जारी की जाती है आरबीआई के द्वारा, वह अप्रैल माह में जारी किया जाता है। ठीक, लेकिन अप्रैल माह में तो जारी होता है, लेकिन प्रत्येक दो महीने में, प्रत्येक 2 माह में इनकी समीक्षा किया जाता है। ठीक, तो भारत में मौद्रिक नीति मुख्यतः अप्रैल में जारी किया जाता है, लेकिन यह प्रत्येक दूसरे वर्ष इन मौद्रिक नीतियों का समीक्षा किया जाता है। उस समीक्षा में जरूरत पड़े तो मौद्रिक नीतियों को चेंज किया जाता है या फिर उसी को जो है मेंटेन किया जाता है साल भर। ठीक, लेकिन यहाँ प्रत्येक दो महीने में इसकी समीक्षा की जाती है। ओके, मौद्रिक नीतियां क्यों जारी होता है, क्या इसका उद्देश्य होता है? तो मौद्रिक नीतियां जारी करने का आरबीआई का केवल 3 ही उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य है मौद्रिक नीतियों के उद्देश्य, यानी जो मौद्रिक नीतियां जो बनाई जाती हैं आरबीआई के द्वारा, उसका क्या उद्देश्य होता है। तो पहला उद्देश्य है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। ठीक, तो ये जो है मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई, भारत में मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। यानी मुद्रास्फीति मतलब महंगाई मतलब यदि जो है वस्तु का डिमांड अधिक हो जाए, किसी भी वस्तु की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए जबकि उसकी आपूर्ति बहुत कम हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि महंगाई बढ़ जाती है। ठीक, तो इसको जो है नियंत्रित, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित आरबीआई मौद्रिक नीतियां बना करके करता है। तो मौद्रिक नीतियों के अंतर्गत मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है आरबीआई। पहला उद्देश्य है मौद्रिक नीतियों का मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। ओके, आर्थिक समृद्धि का प्रबंधन करना, आर्थिक समृद्धि का प्रबंधन करना, यह भी मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई करता है। आरबीआई मौद्रिक नीतियां ऐसी मौद्रिक नीतियां बनाता है जिससे किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि प्रभावित ना हो। तो आरबीआई मौद्रिक नीतियों का दूसरा उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि का प्रबंधन करना। ओके, थर्ड है घरेलू मुद्रा का अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में विनिमय दर का संतुलन। जो हमारे देश का, जो इंडिया का जो पैसा, जो रुपया है, और किसी अन्य देश के रुपये की तुलना में कमजोर ना होने पाए, ऐसी भी नीतियां मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई बनाती है। ठीक, तो घरेलू मुद्रा का अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में विनिमय दर का संतुलन बनाए रखना, ये भी मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है। ओके, अब हम इसके आगे आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आरबीआई कौन कौन से मौद्रिक नीति का उपकरण प्रयोग करती है, कौन कौन से ऐसे उपकरण प्रयोग करती है जिससे वह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। तो हम उन मौद्रिक नीति के अंतर्गत कौन कौन से उपकरण आरबीआई के द्वारा प्रयोग किया जाता है, हम उन उपकरणों की यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। अगला है हमारा मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण है, मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण आरबीआई के द्वारा प्रयोग किया जाता है,
यानी केंद्रीय बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति बनाने में कौन कौन से उपकरण प्रयोग किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित किया जाए। तो मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए ये जो है केंद्रीय बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वह कौन कौन से उपकरण है और कौन कौन से उपकरण है जिसका प्रयोग करके केंद्रीय बैंक मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करती है। ठीक, तो इसमें जो है पहला है पारंपरिक। तो पारंपरिक उपकरण का प्रयोग करके या किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को केंद्रीय बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो भारत में आरबीआई के द्वारा मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करने में मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में पारंपरिक या गैर पारंपरिक दो उपकरण का प्रयोग किया जाता है। भारत में मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने के लिए, यानी मौद्रिक नीति के जो उपकरण हैं मुद्रा प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति के जो उपकरण है दो प्रकार के होते हैं। पहला पारंपरिक उपकरण, दूसरा गैर पारंपरिक उपकरण। ठीक, तो आरबीआई के द्वारा दो प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं जिससे जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा को नियंत्रित करती है। तो कौन कौन से उपकरण हैं? पहला पारंपरिक उपकरण, दूसरा गैर पारंपरिक उपकरण। अधिकतर मौद्रिक नीति के उपकरण में पारंपरिक उपकरण का ही प्रयोग किया जाता है, मैक्सिमम। यदि पारंपरिक मौद्रिक उपकरण के प्रयोग से मुद्रा का प्रभाव नियंत्रित नहीं हो रहा है तब जो है इसको गैर पारंपरिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैक्सिमम मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए जो पारंपरिक उपकरण है इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। ओके, तो हमें जो है ज़्यादा फोकस पारंपरिक उपकरण पर देना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। गैर पारंपरिक में नहीं पूछा जाता है क्योंकि इसका यूज ही नहीं होता है। अधिकतर जो है पारंपरिक उपकरण का प्रयोग करके केंद्रीय बैंक मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित हमेशा कर ले जाती है। इन रेयर केस कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी देश में कि पारंपरिक उपकरण का प्रयोग करके मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित नहीं हो पाता है, तब जो है गैर पारंपरिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैक्सिमम पारंपरिक उपकरण के प्रयोग से ही मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित हो जाता है नियंत्रित। तो पारंपरिक जो उपकरण है इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक मात्रात्मक है या दूसरा गुणात्मक है। ठीक, तो ये जो मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक मात्रात्मक जो उपकरण है वो पहला है CRR। ठीक, पहला है CRR कैश रिजर्व रेशियो, पहला है CRR, दूसरा है SLR, तो तीसरा है OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब हम अगले इसको जो है अब हम आपको जो डिटेल बताने जा रहे हैं मात्रात्मक, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मात्रात्मक उपकरण है जिसका प्रयोग करके भारत में आरबीआई के द्वारा मात्रात्मक उपकरण के प्रयोग करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करती है। ठीक, तो ये जो है 7 ऐसे मात्रात्मक उपकरण हैं जिनका प्रयोग आरबीआई हमेशा जो है मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करती है। तो हमें यही सातों जो है इसको पढ़ना है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि CRR क्या है, SLR क्या है, OMO क्या है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है। तो इसको जो है हमको अच्छे से पढ़ना है। तो अब हम आप लोगों को जो है एक एक करके डिटेल पढ़ाने जा रहे हैं। कैश रिजर्व रेशियो क्या है इसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, तो इसको बताने के बाद फिर तो गैर पारंपरिक उपकरण के बारे में आप लोगों को डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें ज़्यादा फोकस मात्रात्मक उपकरण पर ही करना है। ठीक, तो आरबीआई मात्रात्मक उपकरण प्रयोग करके हमेशा जो है मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करती है, लेकिन कभी कभी मात्रात्मक उपकरण के प्रयोग से मुद्रा के प्रभाव को नहीं नियंत्रित हो पाता, तो ऐसे कंडीशन में गुणात्मक प्रयोग करता है आरबीआई। गुणात्मक प्रयोग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन लेता है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट एक्शन लेगा और बैंकों को जो है डायरेक्ट अपने नियंत्रित में रखेगा। ठीक है, तो कुछ भी नियम कानून बना सकता है जिससे जो है मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है।
ओके, तो हमें जो है डिटेल करना है मात्रात्मक उपकरण। अगले हम अब जो है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं मात्रात्मक उपकरण में पहला कैश रिजर्व रेशियो। ओके, इसको आप लोग आप नोट कर लीजिए। अगला है कि आरबीआई कौन कौन से उपकरण प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करती है। तो आरबीआई मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपकरण का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करती है। तो मात्रात्मक उपकरण में सात प्रकार के हमने उपकरण लिखवाए थे। उसमें हमारा पहला है, मात्रात्मक उपकरण में पहला उपकरण है कि कैश रिजर्व रेशियो। तो आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो उपकरण का प्रयोग करके मार्केट से या अर्थव्यवस्था से मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करती है। तो हम इसको देखेंगे कैश रिजर्व रेशियो क्या है और वर्तमान में कैश रिजर्व रेशियो कितना % है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो इसको CRR, इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। CRR इसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। इसको हिंदी में नगद आरक्षी अनुपात कहा जाता है। इसको हिंदी में नगद आरक्षी अनुपात कहा जाता है। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है? या बैंक के कुल जमा राशि का, या बैंक के कुल जमा राशि का वह हिस्सा है, या किसी भी बैंक के जमा राशि का वह हिस्सा है जिससे बैंक अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास रखती है। ठीक, तो ये जो है कुछ % आरबीआई निर्धारित करती है CRR के रूप में, जिससे जो है बैंक अपने जो है जमा राशि का वह हिस्सा जिसे बैंक अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास रखती है। ठीक, तो ये जो है बैंक या जो है आरबीआई को अपना पैसा रखने के लिए देती है। तो इसको निर्धारण लेकिन आरबीआई करता है कि कितना रुपए कैश रिजर्व रेशियो के रूप में आरबीआई स्वयं अपने पास रखेगा। ये जो है आरबीआई निर्धारित करती है। तो कैश रिजर्व रेशियो उसे कहते हैं जिससे जो है बैंक के अपने कुल जमा राशि का वह हिस्सा जिसे बैंक आरबीआई के पास जमा करती है, जबकि इस जमा हुए पैसे पर आरबीआई कोई टैक्स नहीं देता, कोई ब्याज बैंक को नहीं देता है। ठीक, इसको आप लोगों को समझ में आया? नगद आरक्षी अनुपात किसे कहते हैं? CRR किसे कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो किसे कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो नगद आरक्षी अनुपात के अंतर्गत कोई भी बैंक अपने जमा राशि का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखती है, जबकि आरबीआई उस पैसे पर कोई भी ब्याज बैंक को नहीं देती है। इसका पर्पज क्या होता है आरबीआई का कैश रिजर्व रेशियो लागू करने का? इसका पर्पज होता है कि यदि आरबीआई के द्वारा कैश रिजर्व रेशियो को जो है बढ़ा दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, जो अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की जो तरलता है उस तरलता को दूर करने के लिए CRR को बढ़ा देने से क्या होगा कि अर्थव्यवस्था से पैसा आरबीआई जो है उसको सोख लेगी। यानी सबके पास एक ज़्यादा पैसा है तो बैंक जो है आरबीआई इसको CRR बढ़ा देगा। इससे क्या होगा कि जो है बैंक भी अपना जो है CRR बढ़ा देगा तो मार्केट से जो है पैसा वो जो है बैंक के पास आ जाएगा और बैंक जो है इसको आरबीआई के पास जमा कर देगा। ठीक, इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का फ्लो है, जो मुद्रा का प्रभाव है उसको जो है कम किया जा सकता है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रभाव कम है उसको बढ़ाना आवश्यक होता है जिससे आर्थिक समृद्धि अच्छे से हो। इस कंडीशन में आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देती है जिससे बैंक जनता से कम पैसा लेगी ब्याज के रूप में। ठीक, तो जो बैंक के पास पैसा होता है ये जब कम जो है जमा करेगा आरबीआई के पास तो बैंक के पास अधिक पैसा बचेगा। जब बैंक के पास अधिक पैसा बचेगा तो यह जो है जनता के बीच में ब्याज को कम करके जनता के बीच में इसको फ्लो करेगी। तो जो है अर्थव्यवस्था में फिर पैसा आ जाएगा, फिर जो है आर्थिक समृद्धि शुरू हो जाएगी। तो ये जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में CRR का प्रयोग आरबीआई करती है। ठीक, तो इसको नगद आरक्षी अनुपात किसे कहते हैं? नगद आरक्षी अनुपात के अंतर्गत आरबीआई बैंकों से कहती है कि बैंक जो है अपने जो है कुल जमा राशि पर कुछ % आरबीआई के पास जमा रखे। ठीक, तो इसी जो है नगद आरक्षी अनुपात कहते हैं।
इसको जो क्यों जारी किया जाता है, इस समय वर्तमान में, इसको आप लोग अपने कापी में नोट कर लीजिए, यह बैंक के कुल जमा राशि का वह हिस्सा है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास रखती है। ओके, वर्तमान में CRR कैश रिजर्व रेशियो 3% है। ओके, आरबीआई ब्याज इस पे नहीं देती है। ओके, अब देखिए मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करती है, या जो मुद्रा के प्रभाव को अर्थव्यवस्था में कैसे नियंत्रित करती है। ये मान लीजिए CRR है, CRR, यानी इसको जो है बढ़ा देगा आरबीआई, यानी CRR को जो है 3% से 4% कर देगा। तो इससे क्या होगा कि बैंक के पास जो पैसा है वह जो है आरबीआई के पास अधिक पैसा जो आरबीआई के पास CRR के रूप में जमा हो जाएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था से उतना पैसा जो है निकल करके आरबीआई के पास जमा हो जाएगा। इससे जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा को जो है संतुलित किया जाता है, मुद्रा को प्रभाव को रोक दिया जाएगा। इससे जब ये CRR को बढ़ाया जाता है, इससे मुद्रास्फीति कम हो जाती है। ठीक, जब भी आरबीआई CRR को बढ़ाएगा तब जो है मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। यदि CRR को जो है कम करेगा तो मार्केट में मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी, यानी मुद्रा का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। तो हमेशा जो एग्जाम में पूछा जाता है कि CRR के बढ़ने से क्या मुद्रास्फीति कम होगी या अधिक होगी, तो आप लोगों को आंसर देना है कि जब CRR बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति डाउन हो जाएगी, यदि CRR डाउन होगा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। ओके, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ऐसे इसको बना लीजिएगा। CRR बढ़ेगा मुद्रास्फीति कम होगी, और CRR कम होगा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको हिंदी में कहा जाता है सांविधिक तरलता अनुपात। SLR को स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो इंग्लिश में कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है, और इसको हिंदी में सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। ठीक है, यह बैंक की कुल जमा राशि का वह हिस्सा है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से स्वयं अपने पास रखती है। ठीक, तो जो है SLR, या जो SLR होता है, यह बैंक स्वयं अपने पास ही रखती है। ओके, तो SLR बैंक अपने पास स्वयं रखती है, लेकिन इसका निर्धारण आरबीआई करता है। आरबीआई यह निर्धारित करेगा कि बैंक के पास SLR के रूप में कितना पैसा सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक, और यह जो है कंपल्सरी होता है कि प्रत्येक बैंक जो आरबीआई SLR निर्धारित करेगी उतना पैसा अपने पास सुरक्षित रखना होगा। ठीक, तो SLR क्या है, यह वह धन है, वह पैसा है जो है बैंक स्वयं अपने पास रखती है, सुरक्षित रखती है, लेकिन इसका निर्धारण आरबीआई करता है। ओके, तो वर्तमान में SLR कितना परसेंट है, 18%। वर्तमान में 18% SLR है, यानी प्रत्येक बैंक को अपने पास SLR के रूप में 18% पैसा रखना कंपल्सरी है वर्तमान में। ओके, तो अपने कुल जमा राशि का 18% रुपए अपने पास बैंक रखेगी। ठीक, अब इससे क्या है, मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ेगा, मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि जब SLR जो है SLR स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, जब SLR बढ़ेगा, जब आरबीआई SLR के परसेंटेज को बढ़ाएगी, इससे क्या होगा कि मार्केट में जो पैसा है वो जो है बैंक में जमा होता है, और बैंक जो है इसको फिर जनता को जो है इसको ब्याज पे फिर पैसा देती है जनता को। ठीक, इससे क्या होगा, जब बैंक के पास पैसा ही नहीं रहेगी तो वह जो है जनता को ब्याज महंगे दाम पर देगा। इससे क्या होगा कि जो अर्थव्यवस्था में क्या है कि उसको जो अर्थव्यवस्था में पैसा फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनता ब्याज लोन नहीं लेगी ना, क्योंकि ब्याज ऊंचा होगा। ठीक, तो ये जो है यदि आरबीआई के द्वारा SLR को बढ़ा दिया जाता है तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगी। SLR बढ़ने से मुद्रास्फीति डाउन हो जाएगी। SLR जब बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि SLR जो है, या SLR वह पैसा होता है जो कोई भी बैंक अपने कुल जमा राशि का
18% स्वयं अपने पास रखती है। तो जब एसएलआर बढ़ेगा तो जो है बैंक अपने पास अधिक पैसा सुरक्षित रखेगी। ठीक है, जब बैंक के पास ज़्यादा परसेंटेज जो है उसको जो सुरक्षित रख लेगी तो वह पैसा लोन के रूप में मार्केट में नहीं जा पाएगा। इससे क्या होगा कि जो है मार्केट में जब पैसा जाएगा ही नहीं तो जो है मुद्रास्फीति अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो यह भी एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। एसएलआर भी एक मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में कार्य करता है जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। कैसे? एसएलआर 18 से अगर 19-20% हो गया तो यानी मान लीजिए 20% ही हो गया तो 20% 18 2 20 यानी 2% पैसा और जो है बैंक के पास सुरक्षित, बैंक अपने पास सुरक्षित रखेगा। और जब बैंक 20% पैसा अपने पास रख लेगा तो वह 20% पैसा अर्थव्यवस्था में लोन के रूप में नहीं जाएगा। इससे क्या होगा कि जो अर्थव्यवस्था में पैसा फ्लो कम हो जाएगा और इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। जब मुद्रा का प्रभाव ही कम हो जाएगा मार्केट में तो ऑटोमेटिकली जो है मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। तो जब भी एसएलआर बढ़ेगा, क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि एसएलआर बढ़ने से क्या मुद्रास्फीति कम होगी या अधिक होगी, तो आप लोगों को आंसर देना होगा कि एसएलआर बढ़ने से मुद्रास्फीति हमेशा डाउन हो जाएगी और जब एसएलआर कम होगा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। अब जैसे 18% से मान लीजिए 10% हो गया एसएलआर तो जो 8% जो पैसा बैंक के पास जमा था, जैसे 18% से मान लीजिए 10% एसएलआर हो गया तो 8% पैसा जो बैंक के पास जमा था ये 8% पैसा अर्थव्यवस्था में चला जाएगा। तो जब अर्थव्यवस्था में 8% पैसा लोन के रूप में गया तो सबके पास पैसा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। इसको जो है जब एसएलआर बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति कम होगी और जब एसएलआर कम होगा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। ओके, अब ओपन मार्केट ऑपरेशन अगला है हमारा। ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसे हिंदी में कहा जाता है खुली बाजार की प्रक्रिया। ठीक है, इसको जो है OMO कहा जाता है, OMO। ठीक है, OMO को जो है इसका फुल फॉर्म होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इसमें जो है आरबीआई अपने भारत में आरबीआई इसको जारी करती है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत आरबीआई क्या करती है, या जो है सरकार को मान लीजिए पैसे की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है तो यह आरबीआई से उधार मांगती है। तो आरबीआई उन सरकार के जो पैसा जो जरूरत पड़ेगा उन पैसों को देने के लिए आरबीआई क्या करती है, खुली बाजार की प्रक्रिया का पालन करती है। इसके अंतर्गत आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियां जारी करती है। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियां क्या है, यह वह पत्र होता है, वह प्रक्रिया होता है, सरकारी प्रतिभूतियां वह पत्र होता है जिसके माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था से पैसा सोख लेती है। ठीक, और बाद में जब उसको बेचती है, उसको जब जो उसको खरीदा, जैसे सरकारी प्रतिभूतियां कोई खरीदा, मान लीजिए उसको 10 लाख 20 लाख कोई भी खरीदा तो वह पैसा जो आरबीआई के पास जमा हो जाएगा, आरबीआई इसको गवर्नमेंट को दे देगी। ठीक, लेकिन जब जनता को या सरकारी प्रतिभूतियां फिर बेची जाएगी तो क्या मतलब उसको जो है पैसा फिर वापस किया जाएगा उनका, तो ये जो है बिल और बांड के रूप में होता है। ठीक, तो सरकारी प्रतिभूतियां बिल और बांड के रूप में आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है और इसके अंतर्गत आरबीआई अर्थव्यवस्था से पैसा को जो है सोख लेती है, जिससे अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होने वाली है उसको कंट्रोल कर लेती है। और यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रभाव नहीं है तो इसी सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से वह जो है मार्केट में मुद्रा को प्रभाव को अधिक कर सकती है। ठीक, तो ये भी जो है एक प्रकार से मौद्रिक नीति का उपकरण है जिसके तहत आरबीआई के द्वारा मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। ठीक, तो सरकारी प्रतिभूतियों के द्वारा आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के द्वारा बिल एवं बांड के माध्यम से ये जो है जनता से पैसा, अर्थव्यवस्था से पैसा को सोख लेती है। सरकारी प्रतिभूतियों को जब बेचती है तो जनता इसको खरीदती है। ठीक, तो जनता जब खरीद लेगी तो जनता से पैसा
आरबीआई के पास चला जाएगा। लेकिन आरबीआई बाद में इन्हीं प्रतिभूतियों को अपने स्वयं वो खरीदती है। जब वो जनता से स्वयं प्रतिभूतियों को खरीदेगी तब वो जो है पैसा जो है स्वयं जो अपने पास जनता के द्वारा जो पैसा लेती है उसको फिर उसको जनता को जो वापस कर देती है। तो ये जो है क्या होता है, इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है। ठीक, तो जो है जब भी सरकारी प्रतिभूतियां जारी किया जाता है तो इससे क्या होता है, बिल, इसको जो सरकारी प्रतिभूतियां बिल एवं बांड के रूप में जारी किया जाता है और इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। और सरकारी प्रतिभूतियां जो सरकार की उनको जो जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई जो है उनको उधार देती है। आरबीआई के द्वारा वह पैसा जो सरकार को उधार दिया जाता है उसको जो है पूर्ति करने के लिए आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियां जारी करता है। ओके, इसको आप लोग समझ लीजिए कि सरकारी प्रतिभूतियां आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और कब जारी किया जाता है, जब सरकार आरबीआई से लोन मांगती है तो आरबीआई सरकार को लोन को जो देने के लिए आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां जारी किया जाता है और यह बिल और बांड के रूप में जारी किया जाता है। ठीक, अगला हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है बैंक रेट। ठीक, तो हमारा चौथा है मात्रात्मक उपकरण में, चौथा है मात्रात्मक उपकरण में, चौथा है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है और वर्तमान में बैंक रेट कितना % है, इसको हमें देखना है। बैंक रेट जो है, बैंक दर वह दर होता है, बैंक दर वह दर होता है जिसपे बैंक आरबीआई से लंबे अवधि का ऋण लेता है। कोई भी बैंक आरबीआई से जब लंबे अवधि का ऋण प्राप्त करता है तो इसको बैंक रेट कहा जाता है। इस पे जो है आरबीआई टैक्स लगाती है। ठीक, तो आरबीआई वर्तमान में बैंक दर 4.25% है, 4.25%। जब भी आरबीआई बैंक दर को बढ़ाती है तो इससे क्या होता है, बैंक को जो है बैंक आरबीआई से जो उधार लेता है या उसके लिए महंगा हो जाता है। ठीक, तो बैंक द्वारा आरबीआई से लंबी अवधि का जो ऋण प्राप्त किया जाता है, यदि जो है बैंक रेट बढ़ जाता है तो बैंक को जो है ऋण लेने में महंगाई होती है। तो यह भी जो है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। जब भी बैंक रेट बढ़ता है तो मुद्रास्फीति डाउन होती है। क्यों, कैसे, जैसे बैंक रेट मान लीजिए 4.25% से और ज़्यादा बढ़ जाए, इससे क्या होगा कि बैंक आरबीआई से लोन प्राप्त नहीं करेगा। यानी कि क्यों भाई, जब महंगा हो जाएगा, बैंक दर जब महंगा हो जाएगा तो बैंक के लिए जो है ऋण प्राप्त करना आरबीआई से कठिन हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में जब बैंक जो है ऋण के रूप में आरबीआई से पैसा ही नहीं लेगी तो यह जो है अर्थव्यवस्था में पैसा, बैंक भी अर्थव्यवस्था में पैसा लोन के रूप में नहीं दे पाएगी। इससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में पैसा लोन के रूप में नहीं जा पाएगा। इससे जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, तो जब भी बैंक दर बढ़ता है, जब भी आरबीआई के द्वारा बैंक रेट को बढ़ाया जाता है, इससे मुद्रास्फीति कम हो जाती है। जब बैंक रेट बढ़ता है मुद्रास्फीति कम हो जाती है और जब बैंक रेट कम होता है तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। ठीक, इसको जो यही कोरिलेशन होता है इसका। जब भी बैंक रेट बढ़ेगा मुद्रास्फीति कम होगी और जब भी बैंक रेट कम होगा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। ओके, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट वर्तमान में 4% है। रेपो रेट वर्तमान में 4% है। तो रेपो रेट है या जो है बैंक कम अवधि के लिए ऋण प्राप्त करती है आरबीआई से। ठीक, जब कोई भी बैंक आरबीआई से कम अवधि के लिए, मतलब कम समय के लिए ऋण प्राप्त करता है, यह जो है रेपो रेट कहलाता है। ठीक, तो रेपो रेट जो है इस समय 4% है। यानी कि जब जो है बैंक आरबीआई से लोन लेगा तो आरबीआई जो है उस पर 4% ब्याज लेगी। ठीक, तो जब भी आरबीआई के द्वारा रेपो रेट जो है बढ़ा दिया जाएगा तो बैंकों को ऋण लेने में महंगाई होगी। इससे जो है बैंक ऋण आरबीआई से नहीं लेंगे। इस कंडीशन में जब भी रेपो रेट बढ़ेगा तो महंगाई कम होगी और जब भी रेपो रेट कम होगा तो महंगाई ज़्यादा होगी। यदि मान लीजिए रेपो रेट जो है 4% से 3% कर दिया जाए
तो इससे बैंक जो है अधिक से अधिक लोन आरबीआई से लेंगे, क्योंकि ब्याज दर जब कम हो जाएगा तो लोन बैंक जो है आरबीआई से बड़े आसानी से प्राप्त कर लेंगे। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में पैसा बैंक के द्वारा लोन के रूप में ज़्यादा चला जाएगा और मुद्रा का प्रभाव अधिक हो जाएगा, तब मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। तो फिर इस मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है। ओके, नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में जब आरबीआई कम समय के लिए किसी बैंक से लोन लेती है, यानी आरबीआई स्वयं जब कम अवधि के लिए किसी बैंक से लोन लेती है, इसको जो है रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो आरबीआई बैंकों से कम अवधि पर ऋण प्राप्त करता है। आरबीआई बैंकों से कम अवधि पर ऋण प्राप्त करता है। जब भी रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो जो इससे क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि महंगाई जो है बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आरबीआई जब बैंकों से जो है लोन लेता है, तो जब आरबीआई इसको जो बढ़ा देगी, मतलब कुछ ज़्यादा परसेंट कर देगी, इससे क्या होगा कि जो है मार्केट में पैसे अधिक हो जाएगा। इस कंडीशन में जो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। ओके, तो रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत आरबीआई बैंकों से कम अवधि पर ऋण प्राप्त करती है। ठीक, कम अवधि के लिए ऋण प्राप्त करती है और उस ऋण के रूप में वो जो है ब्याज देती है। मान लीजिए जो है ब्याज वो 3.35% दे रही है, और जब इस ब्याज को जो है बढ़ा देगी तो क्या होगा, इससे जो है बैंक जो है अधिक से अधिक लोन आरबीआई को देगी, क्योंकि ब्याज अधिक मिल रहा है। तो बैंक अपने पास पैसा ना रख करके आरबीआई को लोन के रूप में दे देगी। तो जब आरबीआई के पास पैसा अधिक चले जाएगा तो बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा, तो यह मार्केट में पैसे को फ्लो नहीं कर पाएगी। इससे क्या होगा, मार्केट में जो पैसा है वह जो है निकल करके आरबीआई के पास चला जाता है, तो मार्केट में जो है मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। जब भी रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो जो है हमेशा महंगाई या मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। ठीक, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। रिवर्स रेपो रेट आरबीआई बैंकों से कम अवधि पर ऋण प्राप्त करती है और बैंक को उस ऋण के बदले में ब्याज देती है। यदि ब्याज अधिक देगी तो बैंक अधिक से अधिक लोन लेंगे, जिससे जो है अर्थव्यवस्था में पैसा आरबीआई सोख लेती है रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से। नेक्स्ट है 7वां है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको जो हिंदी में कहा जाता है सीमांत अस्थायी सुविधा। ठीक, ये जो है वर्तमान में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट दोनों जो है हमेशा समान होते हैं। जो बैंक रेट होता है 4.25 और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दोनों का परसेंटेज हमेशा समान होता है। ठीक, बैंक रेट 4.25 एंड 4.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग दोनों समान होते हैं। ठीक, अब देखो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता क्या है। यह बैंक जो है आरबीआई से, जब कोई बैंक आरबीआई से केवल 24 घंटे के लिए लोन लेती है तो उसी को जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है, यानी सीमांत अस्थायी सुविधा। जब कोई बैंक आरबीआई से 24 घंटे के लिए लोन लेती है तो इसको जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। वर्तमान में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत 4.25% ब्याज लगता है, आरबीआई लगाती है 4.25। जब भी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि आरबीआई जो है और बैंक जो है आरबीआई से कम लोन प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये जो है महंगा हो जाएगा तो जो बैंकों को जो है लोन लेना महंगा हो जाता है। इसलिए कब बैंक जो है 24 घंटे की जो लोन लेता है, यदि महंगा हो जाएगा तो नहीं लेगा वो। ठीक, मार्जिनल स्टैंडिंग के तहत कोई भी बैंक आरबीआई से 24 घंटे के लिए ऋण प्राप्त करता है और बैंक अपने कुल संपत्ति का केवल 2% ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के द्वारा लोन आरबीआई से प्राप्त कर सकती है। यानी बैंक कोई भी बैंक हो या जो उसके पास संपत्ति होता है, जो टोटल संपत्ति होती है बैंक की, उसका केवल 2% ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के द्वारा लोन प्राप्त किया जा सकता है, 2% केवल। ओके, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वर्तमान में 4.25% है और यह बैंक आरबीआई से जब 24 आवर्स का केवल रेट प्राप्त करती है तो उसी को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। ओके, तो ये आज हम आप लोगों को जो है बताए मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी संबंधी आज हमारा क्लास था। इसमें हम आप लोगों को जो है मौद्रिक नीति क्या है इसको बताए और मौद्रिक नीति में मौद्रिक नीति के अंतर्गत
कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। तो कौन कौन उपकरण थे, एक जो है पारंपरिक उपकरण थे, एक गैर पारंपरिक। तो गैर पारंपरिक हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं किए। गैर पारंपरिक, तो पारंपरिक हमने डिस्कस किया। पारंपरिक उपकरण में दो होते हैं, एक मात्रात्मक उपकरण, दूसरा गुणात्मक उपकरण। तो गुणात्मक उपकरण भी कोई खास नहीं है, मात्रात्मक उपकरण हमारे एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट था, जो हमने आप लोगों से डिस्कस किया। तो मात्रात्मक उपकरण में 7 प्रकार के उपकरण का प्रयोग आरबीआई अर्थव्यवस्था में मौद्रिक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। यानी आरबीआई के द्वारा मात्रात्मक उपकरण के माध्यम से 7 ऐसे उपकरण हैं जिसका प्रयोग करके आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। ठीक, तो ये जो है आज का हमारा क्लास था और आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, इससे एग्जाम पे क्वेश्चन आएगा ही। तो प्रत्येक वर्ष हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग देखिए और नोट्स बनाइए और नोट्स को रिवाइज करिए। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लिंक को मैक्सिमम शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। तो आज की इस क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।